देखिए आपका सीपीसी में चल रहा था, सेक्शन 9 चल रहा था भाई। और सेक्शन 9 से जो जो क्वेश्चन आपका बनता है वह फिर एक बार देखिए तो इसको शुरुआत किया जाए, 2-4 मिनट उसको रिवीजन भी कराना पड़ेगा। सेक्शन 9 से हमने बताया था, सेक्शन 9 में ये बताया गया है द सूट ऑफ सिविल नेचर। बात न करिए भैया। दीवानी प्रकृति का वाद या नागरिक प्रकृति का वाद या सिविल प्रकृति का वाद कहिए या व्यवहार प्रकृति का वाद। इसका मतलब ये हुआ कि जो सिविल न्यायालय है वह आपका कैसे मामले स्वीकार करेंगे और विचारण करेंगे, तो केवल सिविल मामलों का को स्वीकार करेंगे और उसका ट्रायल या विचारण करेंगे, माने उस पर सुनवाई करके निर्णय देंगे। ये न्यायालय आपका क्रिमिनल मामले, राजस्व मामले या इत्यादि मामलों पर न तो उनको ग्रहण करेंगे और न ही उन पर निर्णय देंगे। तो समस्या पहली ये आती है कि आखिर सिविल वाद या दीवानी वाद किसे माना जाएगा, यानी कि किस वाद को आपका सिविल वाद या दीवानी वाद माना जाएगा। तो हमने सिविल शब्द को बताया था भाई, पहले सिविल का मतलब जाना जाता है। आपका सिविल का मतलब, सिविल जो शब्द है ये सिटीजन से बना है। सिटीजन का मतलब होता है नागरिक होना, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे विवाद जो नागरिकों के निजी जीवन से संबंधित हो, अर्थात किसी मुकदमे में दो नागरिक पक्षकार हों या नागरिक और राज्य पक्षकार हों, तो सामान्यतः उन विवादों को सिविलवाद या नागरिकवाद या व्यवहारिकवाद या दीवानीवाद कहा जाता है। ये सामान्य परिभाषा है, लेकिन अगर हम कानूनी रूप से देखें तो कानून ने जो सिविल सूट को परिभाषित किया है वह धारा 9 के स्पष्टीकरण फर्स्ट में किया है। धारा 9 का एक्सप्लेनेशन फर्स्ट ये बताता है, ये पूछा जा चुका है कई बार, फिर एक बार और क्वेश्चन आया है प्री में कि ये स्पष्टीकरण कब आपका दो भागों में बांटकर और रखा गया, तो 1976 के संशोधन द्वारा, यानी कि धारा 9 में किस सन में संशोधन किया गया सीपीसी के, तो 1976। ये याद रखना है। सिविल वाद कौन होगा, अब कानूनी भाषा में यह है कि सिविल वाद किसे माना जाएगा, तो ऐसा मुकदमा, ऐसा वाद जिसमें कि ऑफिस यानी कि पद संबंधी या प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति संबंधी अधिकार प्रतिवादित हो, प्रतिवादित मतलब डिस्प्यूटेड हो, डिस्प्यूटेड मतलब विवादित हो, तो ऐसी दशा में उस विवाद को, उस मुकदमे, उस वाद को सिविल वाद माना जाएगा। तो रट कर जाएगा कौन सा, माने विवाद हो तो सिविल वाद माना जाएगा, या तो ऑफिस संबंधी या किस संबंधी आपका कह सक, बैठिए भाई, या तो संपत्ति संबंधी। अब इसके बाद आपका बेयर एक्ट तोड़ा जा रहा था, तब और आगे बढ़ाया जाएगा। बेयर एक्ट ये कहता था कि जब तक वर्जित न हो सिविल न्यायालय सभी सिविल वादों का विचारण करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि सिविल न्यायालयों पर कुछ रोक लगाई गई है और वह रोक या तो एक्सप्रेस हो सकती है या विवक्षित। एक्सप्रेस का मतलब हम बताए थे कि चाहे सीपीसी में या किसी अन्य कानून में स्पष्ट रूप से ये लिखा रहता है, उसमें कोई शक नहीं है, स्पष्ट रूप से ये लिख दिया जाता है कि ये विवाद सिविल न्यायालय में नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं दूसरी जगह भले चला जाए लेकिन सिविल कोर्ट में नहीं जाएगा। तो 2-4 विवादों को देखिए,
आपका राजस्व संबंधी मामला हो गया, आपराधिक मामला हो गया, ट्रिब्यूनल या न्यायाधिकरण के अंतर्गत आने वाले मामले जैसे कि बिजली का है, टैक्स का है, कंपनी का मामला है, उद्योग का मामला है इत्यादि, ये जो मामले हैं अभी ये कोर्ट में नहीं जाते, बल्कि इनके लिए अलग से क्या बन चुका है, ट्रिब्यूनल। जैसे कि सरकार के कर्मचारी और सरकार में विवाद है, इसके लिए भी ट्रिब्यूनल बना है। न्यायाधिकरण, बैठिए जगह आगे बैठिए, इधर इधर बैठिए। इसके लिए भी आपका बना है, जो प्रयागराज में भी है सिविल लाइन में ट्रिब्यूनल। तो ये सब जो विवाद होंगे ये सिविल न्यायालय में न जाकर आपका कहीं और जाएंगे, लेकिन सिविल न्यायालयों के संज्ञान पर और विचारण पर ये कैसी रोक मानी जाएगी, एक्सप्रेस या अभिव्यक्त। दूसरी जो रोक है वह विवक्षित रोक होती है। विवक्षित का मतलब ये हुआ कि कानून द्वारा कहीं भी प्रतिबंध नहीं लगाया गया है कि ये मामले सिविल न्यायालय ग्रहण नहीं करेंगे, लेकिन आपका जो लोकनीति के आधार पर या विधि के सामान्य नियम के आधार पर ये माना जाता है मतलब कल्पना की जाती है कि ऐसे मामलों में न्यायालयों को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। फिर एक बार याद रखिए भाई, विवक्षित रोक में आपका या वर्जना में ये है कि कानून में कहीं भी स्पष्ट लिखा नहीं रहता, ये विधि के सामान्य सिद्धांत हैं कि ऐसे मामलों में न्यायालयों को टांग नहीं अड़ानी चाहिए। आसान भाषा में यानी कि टांग नहीं अड़ानी चाहिए, यानी कि ऐसे मामलों को स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो कैसे मामले, कौन कौन से मामले इसमें आते हैं, एक उदाहरण अच्छा याद रखिएगा, कल बताया गया एक्ट ऑफ स्टेट का, अर्थात हिंदी में राज्यकृत का। राज्यकृत का मतलब मैं बताया था कि जब कोई एक देश का सेवक या सैनिक किसी दूसरे देश के नागरिक को नुकसान पहुंचाता है, यानी कि हानि पहुंचाता है, यानी कि क्षतिकारित करता है, यानी कि कोई दुष्कृत करता है, अपकृत करता है या कोई उनके प्रति दोषपूर्ण कार्य करता है, तो ऐसी दशा में अगर भारत के सैनिक पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान के लोगों को मार देते हैं या उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, तो पाकिस्तान या वहां के लोग अगर भारत के न्यायालयों में इसके लिए मुआवजा की मांग करते हैं, तो सामान्य सिद्धांत के अनुसार ऐसे मामलों को क्या न्यायालयों को स्वीकार करना चाहिए कि अस्वीकार। अस्वीकार यानी कि अस्वीकार का मतलब ये हुआ कि न्यायालय ऐसे मामलों को ग्रहण ही नहीं करेगा। विचारण की बात तो क्या हो गई दूर। इसके बाद आपका बेयर एक्ट ये लिखता है कि न्यायालय सिविल मामलों का संज्ञान भी करेंगे और उनका विचारण भी करेंगे। जो बेयर एक्ट की भाषा तोड़ी जा रही है, तो संज्ञान यानी कि कॉग्निजेंस, और दूसरा शब्द क्या आया, ट्रायल या विचारण, धारा 9 में। अब दोनों को आप अच्छे से देखिए, फिर से बता भी गया था भाई, पिछली बार आपका एपीओ में भी क्वेश्चन बना था, फिर एक बार याद रखिए, इसी बार एपीओ में भी बना था क्वेश्चन, भले सीआरपीसी में बना हो, लेकिन बना ये था कि कॉग्निजेंस शब्द को या संज्ञान शब्द को सीआरपीसी में कहाँ परिभाषित किया गया है, तो सीआरपीसी में कहीं भी संज्ञान शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। कई जो विद्वान थे जो आपका एक्स्ट्रा दिमाग लगा लिए, 2C मारकर आ गए, अरे भाई 2C में संज्ञान नहीं, संज्ञेय अपराध परिभाषित है। संज्ञान का मतलब समझिए भाई। अब संज्ञान यानी कि कॉग्निजेंस का मतलब होता है भिज्ञ होना।
अभिज्ञ होना मतलब अवगत होना, अवगत होना मतलब स्वीकार करना, स्वीकार करना का मतलब ग्रहण करना। अर्थात अगर कहीं भी आपका शब्द आए, चाहे किसी भी कानून में आए, दिमाग में बैठा रहिए, अगर ये कहा गया हो कि न्यायालय इस मामले का संज्ञान नहीं करेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि उस मामले को स्वीकार ही नहीं करेंगे। जैसे ही आप मुकदमा दायर करेंगे, न्यायालय उस मामले को स्वीकार न करके क्या कर देंगे, खारिज, डिसमिस कर देंगे। ये संज्ञान न करना, और संज्ञान करना का मतलब ये हुआ कि उसे एक्सेप्ट कर लेना, उसे क्या कर लेना, स्वीकार। दूसरा जो शब्द आता है कि विचारण करेंगे, विचारण यानी कि ट्रायल करेंगे। आपका एमपी में सीआरपीसी में ही ये क्वेश्चन बना है एक बार कि विचारण शब्द को सीआरपीसी में कहाँ परिभाषित किया गया है, तो कहीं नहीं। यानी कि जो ये विचारण शब्द है, इसे सीआरपीसी में कहीं परिभाषित नहीं किया गया है। तो आप विचारण शब्द को भाई समझिए, क्योंकि शब्दों का अर्थ जानना जरूरी है कह करके। विचारण का मतलब ये हुआ कि न्यायालय की वह शक्ति जिसके तहत वह किसी मामले की सुनवाई करके ऐसा निर्णय दे सके जिसको लागू कराया जा सके, इजरा कराया जा सके, निष्पादित कराया जा सके, प्रवर्तित कराया जा सके। यानी कि न्यायालय की वह शक्ति जिसके तहत वह किसी विवाद को माने विवाद में साक्ष्य ले सके, और साक्ष्य लेने के बाद आपका ऐसा फैसला सुनाए, और फैसले के बाद ऐसी डिक्री या आदेश पारित करे जिसे कानूनन इन्फोर्स कराया जा सकता हो, लागू कराया जा सकता हो। तो क्वेश्चन आपका ये बनता है कि क्या संज्ञान और विचारण एक शब्द है कि अलग अलग, तो एक न मारिएगा, क्या है, अलग अलग। संज्ञान का मतलब हुआ उस मामले को स्वीकार करना, और विचारण का मतलब हुआ स्वीकार करने के बाद उस पर क्या करना, सुनवाई। तो जब धारा 10 आप पढ़ेंगे और 11 पढ़ेंगे, तो ये दोनों शब्द काफी महत्वपूर्ण रहेंगे। धारा 10 किस पर रोक लगाती है, धारा 11 किस पर रोक लगाती है, ये पूछा जाता है। तो धारा 10 आपका विचारण पर रोक लगाती है, संज्ञान पर नहीं। और धारा 11 जब हम बताएंगे तो वह दोनों पर रोक लगाएगी, यानी कि संज्ञान पर भी और किस पर, विचारण पर। और याद रखिएगा, संज्ञान पर भी विचारण पर बताया जाएगा आगे। तीन ही धाराएं थोड़ा कठिन है और समय लेती है, यानी कि तीन धाराएं सीपीसी की जान कहिए तो कठिन भी हैं, समय भी पढ़ाने में लगता है, उसके बाद कम समय लगता है। 11 तक थोड़ा 4-5 दिन लग सकता है, इसमें कोई शक नहीं है भाई। आइए धारा 9 का स्पष्टीकरण से शुरू करना है, और तब कुछ उदाहरण बताने हैं जो सिविल वाद हैं और सिविल वाद नहीं है। तो धारा 9 का अब जो बेयर एक्ट है, उस बेयर एक्ट को खोलिए, आपका एक्सप्लेनेशन से हम शुरू करते हैं। पहले दोनों स्पष्टीकरण बता दिया जाए और तब इसकी व्याख्या की जाए डिटेल में। आप फिर से एक बार देखिए भाई, दोनों स्पष्टीकरण काफी महत्वपूर्ण है, मैं बता दूं दोनों स्पष्टीकरण। और इन स्पष्टीकरण को अच्छे से देखिए, उसके बाद आपका फिर इत्यादि बातें शुरू की जाए। देखिए आपका क्या बताया गया भाई स्पष्टीकरण 1 में, फिर एक बार याद रखिए, ये दोनों स्पष्टीकरण अलग किए गए। आपका किस सन में किया गया, ये भी जे में आ चुका है। तो किस सन में किया गया, 1976 में आ चुका है क्वेश्चन ये। देखिए
पहले आपका वह वाद, पहला स्पष्टीकरण फिर मैं बता रहा हूँ, वह वाद जिसमें संपत्ति संबंधी या पद संबंधी अधिकार प्रतिवादित है, प्रतिवादित मतलब डिस्प्यूटेड है, डिस्प्यूटेड मतलब विवादित है। अगला देखिए सब, इस बात के होते हुए भी कि ऐसा अधिकार धार्मिक कृत्यों या कर्मों संबंधी प्रश्नों के विनिश्चय पर पूर्ण रूप से अवलंबित है, सिविल प्रकृति का वाद है। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा मुकदमा जिसमें जो विवाद है या तो ऑफिस को लेकर या प्रॉपर्टी को लेकर है, और भले ही ऐसा विवाद धार्मिक कर्मकांडों पर या धार्मिक कृत्यों पर पूर्ण रूप से अवलंबित हो, यानी कि निर्भर हो, फिर भी ऐसे विवाद को हम सिविल विवाद कहेंगे, यानी कि सिविल वाद कहेंगे। आपका स्पष्टीकरण 2 भी काफी महत्वपूर्ण है। क्यों जोड़ा गया अभी हम बता रहे हैं, पहले डायरेक्ट हो जाए। इस धारा के प्रयोजन के लिए यह बात तात्विक नहीं है, तात्विक न समझ में आए तो महत्वपूर्ण नहीं, न समझ में आए तो डायरेक्ट पर लिख लेना है। तात्विक नहीं है का मतलब क्या है, सार नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है कि स्पष्टीकरण 1 में निर्दिष्ट माने दिए गए पद, पद मतलब ऑफिस के लिए कोई फीस है अथवा नहीं, अथवा ऐसा पद किसी विशिष्ट स्थान से जुड़ा है अथवा नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि जिस पद को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ है, अब इसके पहले देखिए क्यों ये जोड़ना पड़ा, उसको हम पहले देखें। जिस ऑफिस या पद को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ है, आपका पहले ये माना जाता था, कई उच्च न्यायालय इस बात को लेकर विभिन्न मत रखते थे कि अगर पदाधिकारी को कोई फीस मिल रही है तभी वह सिविल वाद होगा, और फीस नहीं मिल रही है तो सिविल वाद नहीं होगा। यानी कि कोई व्यक्ति किसी ऑफिस या पद पर है, अगर उस पद के साथ शुल्क या फीस जुड़ी है तो कुछ उच्च न्यायालय मानते थे कि इसके लिए सिविल वाद लाया जा सकता है, लेकिन कुछ उच्च न्यायालयों की राय थी कि जब शुल्क ही नहीं है, यानी कि पदाधिकारी कुछ वेतन पारिश्रमिक या शुल्क ही नहीं पाता, तो इसके लिए कोई सिविल वाद दायर नहीं किया जाएगा। ये उच्च न्यायालयों में क्या था, भिन्न भिन्न उच्च न्यायालयों का मत था। फिर स्थान को भी लेकर था कि अगर कोई पदाधिकारी किसी विशिष्ट स्थान से जुड़ा है तभी उसके लिए सिविल वाद लाया जाएगा। अगर वह घुमंतु है, इधर उधर घूमकर कमा रहा है, भले वह पद पर है, तब उसके लिए कोई सिविल वाद नहीं लाया जाएगा। ये विभिन्न उच्च न्यायालयों को इस बारे में भी मतभेद था। तो चूंकि विभिन्न उच्च न्यायालय इस बारे में भिन्न भिन्न राय रखते थे, अतः 1976 में आपका सीपीसी की धारा 9 में संशोधन करके स्पष्टीकरण 2 में ये स्पष्ट कर दिया गया कि चाहे पदाधिकारी कुछ पैसा पाता हो या न पाता हो, इससे मतलब नहीं है। वह पद पर है तो उसके वह सिविल माने सिविल उसके लिए सिविल वाद लाया जा सकता है, और चाहे घुमंतु हो या एक जगह हो, इससे भी मतलब नहीं है। अगर वह पदाधिकारी है तो उसके लिए मुकदमा लाया जा सकता है, लेकिन यहाँ भी आपको समझना है कि उस पद में निरंतरता होनी चाहिए, और यानी कि निरंतरता होनी चाहिए। तो 2 उदाहरण आप देखिए। एक आपका देखिए, आपका
जो हिंदू विधि का हम उदाहरण दे रहे हैं, पहले हिंदुओं में ही चला जाए। एक आपका मंदिर का पुजारी है, मंदिर का पुजारी है, और दूसरा आपका गया का उदाहरण देखा जाता है। अब किसमें निरंतरता है, अस्थायित्व है, और किसमें नहीं है, ये भी हमें देखना है। तो जिसमें अस्थायित्व नहीं है आपका, वह सिविलवाद नहीं होगा, और जिसमें अस्थायित्व रहता है वह सिविलवाद माना जाए। पहला उदाहरण अच्छे से देखिए। एक मंदिर का पुजारी है, अब मंदिर में लोग पूजा करने आ रहे हैं, कितना वह पैसा चढ़ाएंगे नहीं चढ़ाएंगे, कि दिन भर में 1 रुपया भी मंदिर में नहीं आएगा, ये निर्धारित नहीं है। तो इसके लिए कोई सिविलवाद लाया जा सकता है कि नहीं? नहीं लाया जा सकता। लेकिन जो मठ होते हैं और मठ के मठाधीश होते हैं, उनका पद निरंतरता में आता है। एक मठाधीश जाएगा और दूसरा क्या होगा, आएगा। तो उसके लिए सिविलवाद लाया जा सकता है, ये मैं बता दूं। और सबसे बड़ा विवाद भारत में जो है इस समय, आपका एक तो मठाधीश को लेकर है, और दूसरा वक्फ की संपत्ति के देख रेख को लेकर है, यानी कि मुतवल्ली को है। यानी कि जो वक्फ मुस्लिम विधि में जो वक्फ की संपत्ति की देख रेख करता है वह मुतवल्ली है, और जो हिंदू विधि में आपका मठ की देख रेख करता है संपत्ति की, वह मठ का मालिक होता है, मठ का संरक्षक होता है, मठाधीश होता है। ये आपका तो ऐसी दशा में इसके लिए सिविलवाद लाया जा सकता है, क्योंकि इसमें क्या है, अस्थायित्व भी है और क्या है, निरंतरता। एक और उदाहरण देखिए, गया का देखा जाता है। गया का मतलब ये नहीं कि भाग गया, ये गया जिला बताया जा रहा है। ये नहीं कि गया का मतलब कह दीजिएगा कि भाग गया। फिर एक बार देखिए, देखिए हिंदुओं में, बिहार का ही उदाहरण दिया जा रहा है भाई, यूपी का नहीं। हिंदुओं में ये मान्यता है कि आपका जो व्यक्ति मर जाता है, उनकी आत्मा की शांति के लिए लोग गया जाते हैं, और गया में पिंडदान करते हैं, तब उनकी आत्मा को शांति मिलती है। भले आप अपने बाप का और बाबा का नाम याद रखे हो, उसके पुरानी पीढ़ी का नाम पूछ दिया जाए तो पता नहीं होगा। यानी कि अगर ये पूछ दिया जाए कि बाबा के बाबा के बाबा का नाम बताइए, तो किसी को पता नहीं रहेगा, बस चल रही है परंपरा। लेकिन गया जाइए तो भाई, गया जाइए तो गया में आपका कई पीढ़ी का लिस्ट बना है, यानी कि कई पीढ़ियों का वो लिस्ट रखते हैं, कौन किस सन में आया था, एक आपका लिस्ट रखे रहते हैं। और जब जाएंगे तो आपका कह सकते हैं कि लिस्ट आपको बता देंगे कि आपके बाप का नाम क्या था, बाप के बाप का नाम क्या था, बाप के बाप के बाप के बाप के नाम क्या था। तो ऐसी दशा में वह निरंतरता आ रही है। तो मान लीजिए गया में एक पंडित है, इसके 2 पुत्र हैं, दोनों पुत्रों में जजमानी को लेकर विवाद उत्पन्न हो जाता है। क्या दिक्कत है क्या, कोई बताइए। तो विवाद उत्पन्न हो जाता है। ऐसी दशा में ये दोनों पुत्र इस जजमानी के बंटवारे के लिए सिविलवाद कोई ला सकता है कि नहीं ला सकता है, कि क्योंकि इस पद में अस्थायित्व भी है और आपका निरंतरता भी है। तो 2 क्वेश्चन और याद रखना है कि अगर अस्थायित्व और निरंतरता किसी पद में है तो वह सिविलवाद होगा, और नहीं है तो वह सिविलवाद नहीं होगा। अगला, ये अब जाति पर कल चल रहा था आदमी, जाति पर भी क्वेश्चन मेंस में भी पूछा गया है, प्री में भी। तब धार्मिक कर्मकांड देखा जाए और तब आपका अन्य मामले देखा जाए। देखिए आपका क्वेश्चन बना है, इसको अच्छे से फिर याद रखिएगा। अगर किसी मुकदमे में मुख्य विवाद ये है
कि यह व्यक्ति किस कास्ट का है या जाति का है। तो बना लीजिए दिमाग में स्थिर करके, उसके लिए कोई सिविल वाद नहीं लाया जाएगा। यानी कि अगर किसी मुकदमे में मुख्य विवाद किसको लेकर है, जाति को, तो क्या ऐसी दशा में उसके लिए कोई दीवानी वाद या सिविल वाद लाया जाएगा? नहीं। क्यों नहीं लाया जाएगा? क्योंकि जाति का निर्धारण न्यायालय नहीं करता, बल्कि उस जाति के लोग करते हैं जिस जाति का वह सदस्य है। अर्थात फिर एक बार, अगर किसी व्यक्ति को जाति भोज में नहीं बुलाया गया, जाति समारोह में नहीं बुलाया गया, जाति भोज में नहीं बुलाया गया, तो इसके लिए भी कोई सिविल वाद नहीं लाया जा सकता, क्योंकि ये सामाजिक कार्य है, कानूनी नहीं। लेकिन लेकिन लगाकर यही पॉइंट बनाता है, अगर किसी व्यक्ति को उसकी जाति से निष्कासित कर दिया गया है, तो ऐसी दशा में वह सिविल वाद माना जाएगा, और जिस व्यक्ति को निष्कासित किया गया है वह व्यक्ति सिविल न्यायालय में अपने निष्कासन के विरुद्ध मुकदमा ला सकता है और ये मांग कर सकता है कि हमारा निष्कासन रद्द किया जाए और हमें अपनी जाति में क्या किया जाए, शामिल। फिर एक बार देखिए क्यों ऐसा नियम बनाया गया। तो ये मेंस में भी आ चुका है, प्री में भी। क्योंकि किसी व्यक्ति को जाति से निकालने के मामलों में, याद रखिए, उसकी हैसियत, परिस्थिति कहिए या स्टेटस प्रभावित होती है। तो जाति से निकालने के मामले में आप चैलेंज कर सकते हैं और तर्क देखिए क्या दे सकते हैं कि हजूर, प्राकृतिक न्याय का पालन किए हुए हमें हमारी जाति से क्या कर दिया गया है, निकाल दिया गया। प्राकृतिक न्याय का मतलब ये हुआ कि हमारे साथ पक्षपात किया गया, बिना कारण के निकाल दिया गया, या बिना सुने हमारी जाति वालों ने हमारी बातें नहीं सुनी और बिना सुने ही हमारी जाति से क्या किया, निकाल दिया। अतः ये निष्कासन दोषपूर्ण है, आप रद्द करिए। अब दूसरा एंगल से देखिए, ये तो आपका जाति पर पहला एंगल हुआ। दूसरा एंगल भी काफी महत्वपूर्ण है। अगर किसी मामले में मेन विवाद या मुख्य विवाद किसको लेकर है, पद को, और लेकिन सहायक विवाद या निकृष्ट विवाद या गौण विवाद कहिए, सेकेंडरी विवाद कहिए, जाति को लेकर है। मुख्य विवाद ध्यान में रखना किसको लेकर है। अगर किसी मामले में मुख्य विवाद पद को लेकर है और सहायक या निकृष्ट या गौण या सेकेंडरी विवाद किसको लेकर है, आपका जाति को, तो ऐसे मामलों में जब तक जाति का निर्धारण न हो जाए तब तक पद का भी निर्धारण संभव नहीं। तो ऐसी दशा में जाति भी सिविल वाद मानी जाएगी और सबसे पहले किसका निर्धारण अब किया जाएगा, जाति का। यह व्यक्ति किस जाति का है, क्योंकि इस जाति पर ही आपका जो मुख्य विवाद निर्भर करता है, कौन सा, पद का। एक उदाहरण कम से कम देखिए, कल हल्का सा बता भी गया था, आज थोड़ा डिटेल में देखिए। मान लीजिए एक व्यक्ति है, वह लोक सेवा आयोग का फॉर्म भरा है और अपनी जाति का उल्लेख किया है। लोक सेवा आयोग में वह पद पा सकता था, लेकिन लोक सेवा आयोग ने उसे उस जाति का मानने से इनकार कर दिया। वह उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के तहत याचिका दायर करता है। तो बताइए, मुख्य विवाद जाति को लेकर वह करता है कि पद को, कि हमें ये पद मिलना चाहिए। लेकिन क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि हम इस जाति के हैं।
और इस जाति के लोगों के लिए ही ये पद क्या है, आरक्षित। तो सबसे अब मुख्य विवाद आपका पद को लेकर है, लेकिन यहाँ आपका विवाद ये भी उत्पन्न हो गया कि क्या यह व्यक्ति इस जाति का है कि नहीं। ये विवाद सेकेंडरी है, लेकिन जब तक कि जाति का निर्धारण हाई कोर्ट नहीं करता, तब तक पद का निर्धारण नहीं हो सकता, क्योंकि जाति के आधार पर ही उसे क्या मिलेगा, पद। तो पहले किसका निर्धारण अब किया जाएगा, जाति का, और उसके बाद देखा जाएगा कि इस जात के हैं तो ये इस पद के लिए योग्य हैं कि नहीं। फिर कट ऑफ देखा जाएगा, कट ऑफ बनती है, वह मेरिट में आते हैं तो पद मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। तो लास्ट लाइन इसमें ये रहा कि अगर किसी मामले में मुख्य विवाद पद को लेकर है और गौण या सेकेंडरी या सहायक विवाद किसको लेकर है, जात को, और बिना जाति का निर्धारण किए हुए पद का भी निर्धारण नहीं हो सकता, अतः ऐसी दशा में वह जाति भी सिविल वाद मानी जाएगी। और पहले फैसला अब किस पर आएगा, पद पर कि जात पर, और उसके बाद किस पर फैसला आएगा, पद पर। आइए आपका धार्मिक कर्म कांड देखा जाए। धार्मिक कर्म कांड, ये इसी नियम पर आपका धार्मिक कर्म कांड भी चलाना है, ध्यान में रखिएगा। इसी तर्ज पर आपका क्या चलाना है, धार्मिक कर्म कांड। यानी कि आपका अगर किसी मामले में, फिर एक बार समझिए, अगर किसी मामले में मुख्य विवाद धार्मिक कर्मकांडों को लेकर है, आपका सेरमनी को लेकर है, या धार्मिक कर्मकांड या कर्मों को लेकर है, और सहायक विवाद किसका है, पद का, तो मुख्य विवाद ही पकड़े रहिए। फिर एक बार कंसेप्ट जात के ही आधार पर बनेगा। यदि किसी मामले में मुख्य विवाद धार्मिक कर्मकांड को लेकर है और गौण विवाद आपका कह सकते नहीं, अगर किसी मामले में मुख्य विवाद धार्मिक कर्मकांडों को लेकर है और सहायक विवाद पद को लेकर है, तो उसके लिए कोई सिविल वाद लाया नहीं जा सकता, क्योंकि धार्मिक विवादों में जो कर्मकांड होते हैं व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करते हैं। उदाहरण के रूप में एक आदमी संगम गया और जल उसे चढ़ाना है, तो चाहे पूरब होकर चढ़ाए, चाहे पश्चिम होकर चढ़ाए, चाहे उत्तर चाहे दक्षिण होकर चढ़ाए, उसकी इच्छा है। धार्मिक कर्मकांड व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करते हैं, अतः इसके लिए कोई सिविल वाद लाया जाएगा कि नहीं, नहीं। लेकिन किसी मामले में मुख्य विवाद हो कि सहायक, मुख्य, सहायक नहीं, कैसा विवाद हो, कर्मकांड ही मुख्य। इसके उल्टा आप देखिए, फिर अगर किसी मामले में मुख्य विवाद पद को लेकर है और सहायक विवाद किसको लेकर है, धार्मिक कर्मकांड को, और जब तक कि धार्मिक कर्मकांड के बारे में फैसला न आ जाए, तब तक पद का निर्धारण हो ही नहीं सकता। फिर एक बार देखिए इसको जाति वाले की तर्ज पे। अगर किसी मामले में मुख्य विवाद ऑफिस को लेकर है और सहायक विवाद धार्मिक कर्मकांडों को, और जब तक कि सहायक विवाद का निपटारा न हो जाए, मुख्य विवाद का निपटारा संभव नहीं। तो ऐसी दशा में स्पष्टीकरण 1 की भाषा थोड़ा अब यही आपका काम करेगी। अगर कोई पद या संपत्ति संबंधी विवाद है, भले ही वह विवाद पूर्ण रूप से किस पर निर्भर करता हो, धार्मिक कार्यों या धार्मिक कर्मकांडों पर, तो फिर भी वह विवाद किस कैसा विवाद माना जाएगा, सिविल विवाद माना जाएगा। इसका मतलब ये हुआ
कि जब तक कि धार्मिक कर्मकांडों का निर्धारण न हो जाए, पद का निर्धारण करना संभव नहीं। जैसे कि जब तक कि जाति का निर्धारण न हो जाए, तब तक पद का निर्धारण पिछले उदाहरण में संभव नहीं। तो ऐसी दशा में फिर एक बार याद रखिए, अगर मुख्य विवाद किसको लेकर है, पद को, गौण विवाद या सेकेंडरी विवाद किसको लेकर है, धार्मिक कर्मकांडों को, और जब तक कि धार्मिक कर्मकांड का निपटारा न हो जाए, पद का भी निपटारा संभव नहीं। तो ऐसी दशा में ये धार्मिक कर्मकांड भी अब सिविल वाद माने जाएंगे। तो बताइए सबसे पहले फैसला किस पर होगा? हाँ, अपने उसके बाद पद पर। अब उदाहरण देखिए, सटीक दिमाग में नहीं आ रहा है, फिर आएगा तो बीच में बताया जाएगा। भाई कोई उदाहरण मतलब कि सटीक 2-3 उदाहरण इस पर देने पड़ते हैं। अगला देखिए आपका, अब आपका जो पढ़ना है, 2-3 बातें जो मुख्य मुख्य थी शुरुआती दौर में वह बताई गई। अब एक लिस्ट बनाना है जो पूछा जाता है कि किस मामले में हम सिविल वाद ला सकते हैं और किस मामले में हम सिविल वाद नहीं ला सकते। ये लिस्ट मेंस में भी पूछी जाती हैं, प्री में भी पूछी जाती है। यानी कि कौन सा वाद सिविल, कौन मामला सिविल वाद माना जाएगा और कौन मामला नहीं माना जाएगा। तो नहीं वाले कम लिस्ट में रहेंगे, तो आपका कर्तव्य है कि नहीं वाले मामले क्या करिए, याद कर डालिए, और उसके बाद जितना बचता है सब कुछ क्या माना जाएगा, सिविल वाद। देखिए एक उपाय हम बता रहे हैं, और वह उपाय आपका ये बता रहे हैं कि जो मुकदमे सिविल मुकदमों में नहीं आते उनको याद कर लीजिए, और इसके बाहर जितने मुकदमे आएंगे लगभग वह सिविल वाद माने जाए। जो मेंस में आपका क्वेश्चन बना है, यही गरिमा, जाति इत्यादि को लेकर बना है, वह एक एक करके कम से कम अभी 7-8 बताना पड़ेगा। तो 7-8 मामले बताने पड़ेंगे जिसमें कि आप सिविल वाद क्या कर सकते हैं, दायर कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते। अब लास्ट में लिस्ट देखना है भाई। देखिए आपका निम्नलिखित जो विवाद हैं सिविल वाद नहीं माने जाएंगे। तो एक एक करके जो अभी बताया गया है उसी तर्ज पर आगे बढ़िए। पहला विवाद हम बता रहे हैं, ऐसा विवाद जिसमें मुख्य प्रश्न जाति को लेकर हो और सहायक प्रश्न पद को लेकर हो, ये सिविल वाद नहीं माना जाएगा। फिर एक याद रखिए, ऐसा विवाद जिसमें मुख्य प्रश्न किसको लेकर हो, जाति का, तो क्या ऐसा विवाद सिविल वाद माना जाएगा कि नहीं? नहीं। दूसरा देखिए, ऐसा विवाद जिसमें मुख्य प्रश्न धार्मिक कृत्यों या कर्मों या कर्मकांडों को लेकर है, ये विवाद भी सिविल वाद नहीं माना जाएगा। तीसरा ये, ऐसे विवाद जो राजनैतिक हों, यहाँ भी आपको सतर्क रहना है। यानी कि जो पॉलिटिकल विवाद होते हैं, राजनैतिक विवाद होते हैं, ये माना जाता है कि सिविल न्यायालयों को राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यानी कि कौन कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा, कौन उपाध्यक्ष बनेगा, कौन बीजेपी का अध्यक्ष बनेगा, ये राजनीतिक पार्टियां तय करें, ये न्यायालय इसमें हस्तक्षेप न करे। लेकिन यही पॉइंट पकड़ना है, अगर किसी व्यक्ति को किसी पार्टी से निष्कासित किया जाता है, तो ऐसी दशा में उसके लिए वह सिविल वाद दायर कर सकता है, क्योंकि पार्टी से निष्कासित होने पर किस पर उसके प्रभाव पड़ता है, हैसियत पर। पूछ सकता है क्वेश्चन कि राजनीतिक दल का मैंने मान लीजिए कि सदस्य से निष्कासन,
तो निष्कासन में मुकदमा वह कर सकता है कि यह निष्कासन द्वेषपूर्ण था, मनमाना था, बिना सुने कर दिया गया, पार्टी के आपका रूल के विरुद्ध किया गया है, अतः निष्कासन हमारा न्यायालय क्या करे, रद्द। ये हो सकता है। फिर मैं बता दूं क्यों हो सकता है, क्योंकि उसका क्या प्रभावित हो रहा है इससे। एक ही लाइन में स्टेटस, देखिए स्टेटस बताना पड़ेगा भाई, कई बार शब्द आ गया। हाँ, तो कारण को चुनौती दीजिए, वही तो मैं बता रहा हूँ भाई। फिर वही तो बताया जा रहा है कि अगर कारण बता के ही तो निकाला जाएगा, मनमाना निकालेंगे तो ऐसे ही कोर्ट पहली नजर में रद्द कर देगा। अब आपको कारणों को चुनौती देनी है कि ये जो हमारे दल ने कारण बताया है ये उचित नहीं है, या न सुना गया तो हमें सुना ही नहीं गया। लेकिन बहुत कम लोग देते हैं भाई। मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पे, अगर आपको पार्टी से निकाल दिया गया और आप पार्टी में फिर से आने के लिए मुकदमा कर दिए, न्यायालय ने आपको, आप जीत भी गए, तो होगा क्या, कोई पद नहीं देगी, वैसे ही क्या करेगी, किसी मीटिंग में नहीं बुलाएगी, वैसे ही बस सदस्यता लेकर क्या करिए, अंधभक्त बने रहिए, झुनझुना बजाइए। तो क्या मतलब, जब पार्टी निकाल दी तो हट जाइए, कोई मतलब है? क्योंकि ये तो हो नहीं सकता कि न्यायालय कह दे कि मीटिंग में बुलाइए। भाई पार्टी में अंदर ही तो कर सकता है। देखिए एक उदाहरण भाई, आपका बार बार शब्द आ रहा है, आगे भी आता रहेगा, और धारा 10 में भी आएगा, 11 में भी आएगा। तो हैसियत शब्द को अब बता दिया जाए। हैसियत, देखिए आपका हैसियत का मतलब होता है स्टेटस इंग्लिश में, या स्तर भी कहा जाता है, पारिस्थिति कहा जाता है। पारिस्थिति का मतलब हुआ कि वह किस स्तर पर है, किस स्टेज, माने किस आपका हैसियत में है। तो व्यक्ति की हैसियत भिन्न भिन्न हो सकती है। व्यक्ति की हैसियत पर कब प्रभाव पड़ता है, तो इसका एक उदाहरण देखिए। आपका कानूनन, और दो उदाहरण मैं दूंगा। एक आपका मूल, तीन उदाहरण भाई, एक जूरिस्प्रूडेंस का, एक संविधान का, और एक आईपीसी का। प्रयास करिए पकड़ने का, एक क्वेश्चन आपका बनेगा भी। पहले आपका जूरिस्प्रूडेंस या विधिशास्त्र में देखा जाए, आपका जो सर हेनरी मेन है वह ये कहते हैं कि अब तक प्रगतिशील समाज का विकास स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट की ओर रहा है, यानी कि पारिस्थिति से किस ओर रहा है, संविदा की ओर। पारिस्थिति में व्यक्ति अधीन होता है और संविदा में व्यक्ति स्वतंत्र होता है, पहला नियम। यानी कि इसका मतलब ये है कि आपका, जैसे कि महाभारत की कहानी में मिलता है कि पांचों पांडव अपनी पत्नी को जुए में हार गए, तो ये पति की हैसियत थी कि वह पत्नी पर अथॉरिटी रखता था, और जुए में भी क्या हो सकता था, हार सकता था, बेच सकता था, या जुए में हार सकता था। ये पति की क्या थी, हैसियत। लेकिन धीरे धीरे सर हेनरी मेन कह रहे हैं कि ये हैसियत समाज में भंग होने लगी और व्यक्ति क्या होने लगा, स्वतंत्र। लेकिन प्रोफेसर एलन महोदय ये रिवर्स गियर मारते हैं। रिवर्स गियर का मतलब बैक गियर मारते हैं। पूछा गया क्वेश्चन, रिवर्स गियर, बैक गियर, और सीधे इसका उल्टा बताते हैं कि जो फिर से जो समाज है वह संविदा से किस ओर गतिशील हो रहा है, स्टेट। अब आपका देखिए इंटरव्यू का क्वेश्चन है बहुत अच्छा, कि जो ये रिजर्वेशन दिया गया है वह संविदा के आधार पर दिया गया है कि स्टेटस के आधार पर, संविदा के आधार पर नहीं, बल्कि व्यक्तियों की हैसियत के आधार पर। किस हैसियत के आधार पर, कि जो जाति, जो व्यक्ति समाज में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से क्या है, पिछड़े, उनकी हैसियत के आधार पर
उन्हें हमारा संविधान रिजर्वेशन देता है। अतः प्रोफेसर एलन कहते हैं कि फिर समाज कॉन्ट्रैक्ट से किस ओर बढ़ रहा है, हैसियत। तो दो क्वेश्चन तो आपका ये याद रखा कि स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट मेन दिए हैं और कॉन्ट्रैक्ट टू स्टेटस पूछ दे घुमा के तो प्रोफेसर एलन जूरिस्प्रूडेंस में। अब दूसरा आपको हैसियत पर जो देखना है, ये तो आपका विधि शास्त्र बताया गया। विधि शास्त्र के बाद जो हैसियत पर देखना है, आपका आईपीसी देखना है। और इस बार आपका झारखंड एपीओ में बना था, यूपी जे में भी क्वेश्चन बना था, आपका आगे भी बन सकता है। केस याद रखिएगा, जोसेफ साइन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया यानी कि आपका जोसेफ साइन बनाम भारत संघ के वाद में उच्चतम न्यायालय ने 2018 ईस्वी में जस्टिस दीपक मिश्रा ने ये कहा कि आईपीसी की धारा 497 असंवैधानिक है, अवैध है। क्यों? क्योंकि ये पति की हैसियत पर आधारित है, यानी कि पत्नी पति की संपत्ति नहीं है। पत्नी की इच्छा अलग, पति की इच्छा अलग। पत्नी की भी स्वतंत्रता है और वह पति की इच्छा पर निर्भर नहीं करती, यानी कि पति पत्नी के ऊपर हैसियत नहीं रखता। तो अब बताइए कौन सा यहाँ सिद्धांत लागू किया गया? संविदा से पारिस्थिति की, पारिस्थिति से संविदा, पारिस्थिति से संविदा, यानी कि पत्नी को क्या घोषित किया गया? स्वतंत्र। तो जे में ये आया था कि किस केस में कहा गया कि पत्नी पति की प्रॉपर्टी या संपत्ति नहीं है? तो आपका जोसेफ साइन। देखिए बता दिया जब भाई आपका 497 आईपीसी में है क्या। जहाँ तक आईपीसी की धारा 497 की बात है, अभी नेट में भी एक क्वेश्चन आया था भाई, जो लोग नेट की तैयारी करते हैं वो भी सतर्क रहेंगे। नेट में भी ये क्वेश्चन आया था। थोड़ा 2 मिनट और इसको बताया जाए तब बैक हो जाए भाई सिविल मामलों में, क्योंकि हैसियत बार बार आ रही है, आपका इसको बताना जरूरी है। फिर हैसियत बताई जाएगी धारा 10 में भी, और फिर हैसियत बताई जाएगी धारा 11 में भी। अभी दोनों में थोड़ा और डिटेल किया जाएगा, लेकिन एक लाइन 497 एक दो मिनट बताया जाए। देखिए 497 ये था कि अगर कोई विवाहिता स्त्री अपने पति के अलावा अपनी सहमत से किसी अन्य पुरुष से रिलेशन बनाती है, तो ऐसी दशा में वह अन्य पुरुष सजा का हकदार होता था, लेकिन वह स्त्री दंड की भागी नहीं होती थी। इसे हम कहते हैं पर पुरुष गमन स्त्री या जार कर्म का अपराध या एडल्ट्री का अपराध, यानी कि पति पत्नी और चलिए आगे देख। तो जो वो है आपका वो दंडित होता था, लेकिन पत्नी दंडित नहीं होती थी। तो जितने वो वाले हैं आपका वो मुकदमा समय समय पर सुप्रीम कोर्ट में करते थे और कहते थे कि हजूर ये तो, हाँ इसमें एक और बात बतानी है भाई। देखिए मेन तो आपका छूट ही गया। ए पति है, बी पत्नी है और सी ओ है। ओ मतलब जार। जार मतलब फिर एक बार देखिए, जार मतलब होता है कांटा। कांटा मतलब ऐसा कांटा, ऐसा तीर जो पति की नजरों में बार बार क्या करता रहता है? चुभता रहता है। तो आपका ऐसी दशा में जब पति ज्यादा उग्र हो जाता है तो करता क्या है? न बांस रहेगी न बांसुरी बजेगी, तो जार को ठोक देता है। और केम नानावती का केस है जिस पर फिल्म बनी है रुस्तम। कितनी गोली मारता है? धाए धाए धाए। हाँ कितनी गोली? तो क्यों 3 ही मारा भाई? भाई क्यों 3 ही मारा? तो कई लोग भाई तर्क भी निकाले थे, हम भी नहीं जानते थे। एक दो लोग हमें भी बताए पढ़ाते समय,
वो लोग ये बताए कि नेवी में ये नियम है कि एक साथ 3 गोली चलाएंगे। तो नेवी में वो था कि नानावटी, और नेवी के रूल का पालन करते हुए जार पर कितनी गोली एक बार में चलाया, 3, और कहाँ पहुंचा दिया। फिल्म भी बन चुकी है, आप मैंने थोड़ा मिर्च मसाला लगाकर बनी है, रुस्तम फिल्म। तो देखिए आपका, अब यहाँ देखिए हैसियत पर देखिए, आपका सी दंडित होता था, बी दंडित नहीं होती थी। तो बार बार सी चला जाता था कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट की। ये कौन सा नियम है? ये तो शुद्ध रूप से अनुच्छेद 14 का क्या है भाई, हम भी दोषी, स्त्री भी दोषी, तो केवल हम क्यों सजा पाए? स्त्री को भी दंडित किया जाए, और नहीं तो इस धारा को क्या किया जाए, रद्द। समता के अधिकार का क्या करती है उल्लंघन। तो इस जो बचाव लिया जाता था वह हमेशा अनुच्छेद 15 के खंड 3 का लिया जाता था कि राज्य चाहे तो स्त्री और बालकों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। यह स्त्रियों के बारे में स्पेशल प्रावधान है और अनुच्छेद 14 का विशिष्ट नियम है। तो लेकिन जोसेफ साइन के बाद में इसको मानने से इनकार कर दिया गया और कहा गया कि ये धारा अवैध है। जब स्त्री दोषी नहीं तो जार क्यों? आर्टिकल 14 का क्या करती हैं उल्लंघन। एक लाइन और जानना था आपको कि इस मामले में पीड़ित या आहत केवल पति होता था, यानी कि पति की इच्छा पर यह निर्भर था कि या तो वह चाहे तो सी के खिलाफ मुकदमा करे और चाहे तो न करे। जबकि अपराध पत्नी की रहती थी और मुकदमा करने का हक किसको, किसकी इच्छा पर चला गया था, पति के। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे भी गलत माना और कहा कि पत्नी की इच्छा स्वतंत्र है, पत्नी की इच्छा पति पर निर्भर नहीं करती, यानी कि पति की संपत्ति पत्नी नहीं है और पति पीड़ित अब नहीं होंगे, अब स्त्री स्वतंत्र है। यानी कि पति ये हैसियत रखता था, यही समझाना है कि वह पत्नी के प्रति हुए ऐसे अपराध के लिए किसके खिलाफ, जार के खिलाफ क्या कर सके, मुकदमा। पत्नी को कोई हक नहीं होता था। तो इस हैसियत कर दिया ने, और पत्नी को क्या कर दिया, स्वतंत्र, कि तुम पति की इच्छा के अधीन नहीं हो। तो अगला देखिए भाई, आपका ये बताया गया उदाहरण, मैंने हैसियत बार बार आ रहा था इसलिए चला, एक क्वेश्चन बनता है। अगला देखिए, हम ये लिस्ट बता रहे थे कि कौन से विवाद सिविल वाद नहीं माने जाते। पहला हमने बताया जिसमें मुख्य विवाद जात का हो। दूसरा हमने बताया जिसमें मुख्य विवाद आपका धार्मिक कर्मकांड हो। तीसरा मुख्य विवाद राजनीतिक हो, आप मैंने विवाद राजनीतिक हो। इसके बाद आपका सामाजिक प्रकृति के मामले, जैसे जाति भोज में न बुलाना, जाति समारोह में न बुलाना, ये सब कैसे मामले हैं, सामाजिक मामले हैं। पार्टी के सम्मेलन में न बुलाना, इसके लिए कोई मुकदमा दायर नहीं होगा। अगला देखिए आपका स्वेच्छा से किए गए भुगतान की वापसी, ये भी काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। स्वेच्छा से किए गए भुगतान की वापसी, यानी कि ए एक व्यक्ति है अपनी इच्छा से बी को 100 रुपया देता है, तो क्या बाद में जो स्वेच्छा से बी को 100 रुपया दिया है उसे वापस मांगने के लिए मुकदमा कर सकता है कि नहीं? नहीं कर सकता, क्योंकि आपने कैसे दिया है धन, स्वेच्छा से। अगला ये आया कि वे भी सिविल वाद नहीं माने जाएंगे जिनके ग्रहण करने पर या तो अभिव्यक्त रोक कानून लगाता है या विवक्षित। कैसी रोक, मैं बता रहा हूँ बार बार, अभिव्यक्त या विवक्षित। फिर भूमि अधिग्रहण, और वे भी मामले सिविल मामले नहीं माने जाएंगे जो ट्रिब्यूनल में आते हों या जो आपराधिक मामले हों। ये सिविल मामलों से कहाँ चले गए, बाहर। एक लास्ट में और क्वेश्चन बनता है, गरिमा और केवल गरिमा। फिर सब समझिए, ओनली डिग्निटी, यानी कि
आपका केवल के लिए वाद और गरिमा का के लिए वाद, दोनों में अंतर है। इस अंतर को पहले भाई नए लोग पकड़ने का प्रयास करिए। जो ये मात्र या केवल शब्द आगे लगा रहता है बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप संविधान में आज जाकर देखिएगा, अनुच्छेद 15 देखिएगा, एक बार 16 देखिएगा, और दोनों में कौन सा शब्द लगा है? केवल। इसके बाद टीपीए की धारा 6 देखिएगा, उसमें भी कई ऑप्शनों में आगे या पीछे केवल शब्द लिखा है। तो एक पहले केवल का उदाहरण देखिए, तब आगे बढ़ा जाए भाई। जो ये केवल शब्द हैं या मात्र या वनली, ये क्वेश्चन आपका प्री में भी आ चुका है, जो बताया जाएगा गरिमा, और मेंस में भी। थोड़ा सतर्क रहिएगा, दोनों में आया है। लेकिन पहले तो केवल शब्द को पकड़िए, तब तो केवल मने मात्र, मात्र मने किस? केवल उसी आधार पर। देखिए क्या अब यही क्वेश्चन है, क्या केवल जाति के आधार पर किसी जाति को सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन दिया जा सकता है कि नहीं? नहीं, मैं बता दूं, नहीं। केवल जाति के आधार पर नहीं। तो जो ये केवल शब्द है, इसको विफल करने के लिए आप जाति के साथ कुछ न कुछ जोड़ दीजिए कि अगर उस जाति के सभी लोग किस रूप में पिछड़े हों, सामाजिक और, ये सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया है भाई, सामाजिक शैक्षणिक कानून में आपका ये सुप्रीम कोर्ट बताया है। अगर उस जाति के सभी लोग, भाई कुछ लोग नहीं, फिर एक बार, सभी लोग सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हों, तो केवल शब्द हट गया और जाति के साथ कौन सा शब्द जुड़ गया? सामाजिक और शैक्षणिक। तब रिजर्वेशन दिया जा सकता है। उसी प्रकार केवल गरिमा के लिए, केवल गरिमा के लिए कोई वाद नहीं लाया जाएगा। ये सिविल वाद होगा ही नहीं। जैसे कि एक आपका मान लीजिए व्यक्ति हैं या साधु जी हैं, और वो कहते हैं कि हम पालकी से ही जाएंगे, ये हमारी गरिमा है। हम के ये केवल गरिमा कि हम पैदल नहीं जाएंगे, हम किससे जाएंगे? पालकी से। तो वो पद को लेकर या गरिमा, केवल गरिमा को लेकर वो मुकदमा नहीं कर सकते कि हमें पालकी से ले जाया जाए। लेकिन अगर गरिमा का अधिकार है, सम्मान का अधिकार है, या इज्जत का अधिकार है, तो ये जो गरिमा का अधिकार है यानी कि सम्मान का अधिकार है, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने एक फंडामेंटल राइट मान लिया है अनुच्छेद 21 में। यानी कि गरिमा का अधिकार, डिग्निटी का अधिकार, या सम्मान का अधिकार, इज्जत का अधिकार आपका एक मौलिक अधिकार है। और किस अनुच्छेद में है? 21 में। और प्राण और दैहिक स्वतंत्रता में क्या है? समाज। तो अब क्वेश्चन जो बनता है, निम्नलिखित में से कौन सिविल वाद नहीं है? गरिमा का अधिकार, केवल गरिमा को बनाए रखने का अधिकार, तो कौन इसमें सिविल वाद है? गरिमा का अधिकार कौन सिविल वाद नहीं है? केवल गरिमा को बनाए रखने का अधिकार, यानी कि हम घोड़ा से ही जाएंगे, हम पालकी से ही जाएंगे। ये केवल गरिमा को और सम्मान हमें दिया जाए, अलग बात है। इसको आगे संविधान में और डिटेल में बताना है। यहाँ तो ये जो विवाद बताए गए, फिर एक बार देखिए, ये जो विवाद हैं, ये विवाद सिविल वाद नहीं माने जाए। इसके अलावा जो भी अब विवाद बताए जाएंगे वह सिविल वाद हैं। तो कम से कम मुख्य मुख्य कुछ तो आपका क्या किया जाए? उल्लेख कर दिया जाए। भाई सभी तो उल्लेख किया नहीं जा सकता। तो आइए, मछली पकड़ने का अधिकार, इसके लिए भी मुकदमा हो सकता है, ये भी सिविल वाद है। इसके बाद नौकरी से अगर गलत तरीके से बर्खास्त सरकार कर देती है, तो सरकार से क्या पाइए? मुआवजा।
वेतन बकाया के लिए मुकदमा किया जा सकता है कि नहीं, पेंशन के लिए, ग्रेच्युटी के लिए, ये मूल अधिकार माना है सुप्रीम कोर्ट ने। संविदा भंग पर प्रतिकर के लिए, मुआवजा के लिए, पूजा का अधिकार। अब आइए भाई, मताधिकार का अधिकार। मताधिकार का अधिकार मत 2-3 देखा जाए भाई, मेन में इतना शॉर्टकट में भी ना चला जाए, 3-4 कम से कम बता रहा हूँ जो राइट इस समय चल भी रहा है। जो ये कई लोग भाई विवाद भी कर रहे हैं, इसको थोड़ा डिटेल में देखिए। राइट टू वोटिंग, यानी कि जो ये मत देने का अधिकार है, ये कैसा अधिकार है, ये इस समय हो सकता है पूछ ले, क्योंकि चुनाव भी है। तो मत देने का अधिकार एक स्टेचुटरी राइट है, अधिनियमित अधिकार है, संविधि द्वारा प्रदत्त अधिकार है, और जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत यह अधिकार दिया गया है। तो कई लोग दिमाग उल्टा लगाते हैं, कई लोग मूल अधिकार मारकर आ जाते हैं, कई लोग संवैधानिक अधिकार मारकर आ जाते हैं। नहीं, संवैधानिक मूल अधिकार नहीं मारना है। लीगल तौर पे स्टेचुटरी राइट या अधिनियमित अधिकार, अधिनियमित का मतलब ये हुआ कि हमारी भारत की संसद ने कानून बनाया है और उस कानून के तहत मत देने के अधिकार को प्रश्रय दिया है। कहीं कहीं विधिक अधिकार भी लिख देता है, लेकिन कानूनी भाषा में विधिक अधिकार शब्द सही नहीं है, लेकिन भाई कंपटीशन लिख रहा है तो लीगल राइट माना जाता है। सही भाषा है स्टैट्यूटरी राइट कानून में। अब वो अलग बात है कि जीएस वाले विधिक अधिकार, विधिक अधिकार। तो 4 अधिकार पहले देखिए उसके कौन क्या है, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, ध्यान से समझिएगा। आपका सबसे पहले आपका देखा जाए, आपका मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का अधिकार, पहले अधिकार लिख लिया जाए, यानी कि वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराने का अधिकार। दूसरा, आपका चुनाव लड़ने का अधिकार। चुनाव लड़ना छोड़ दीजिए, अभी बाद में बताया जाएगा, पहले हाँ आपका ये तो पंजीकृत होने का अधिकार। इसके बाद आपका दूसरा मतदान का अधिकार। तीसरे पॉइंट पर आता है कि जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके कैरेक्टर को, यानी कि चरित्र को जानने का अधिकार। चौथा आपका आ गया कि नोटा का अधिकार, यानी कि हमें इन प्रत्याशियों में से कोई पसंद नहीं, और प्रत्याशियों के चरित्र को क्या करना, जानने का अधिकार। 4 अधिकार पहले देखिए। अगर ये पूछे कि मतदाता के रूप में वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने का अधिकार कैसा अधिकार है, तो ये संवैधानिक अधिकार है, मूल अधिकार न मार दीजिए, कैसा अधिकार है, और ये किस अनुच्छेद में समाहित है, 326, यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में ये प्रावधान किया गया है कि जो भी व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेता है, वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराने का कैसा अधिकार रखता है, संवैधानिक, क्योंकि ये संविधान के किस अनुच्छेद में है। अब क्वेश्चन यहाँ भी बनता है भाई, पहले कितनी एज थी इसके लिए, 21, और अब कितना है, 18। तो संशोधन याद करके जाइए उत्तराखंड पर 61वें संविधान संशोधन द्वारा यह एज 21 वर्ष से कितना की गई, 18। रट कर जाइएगा, उत्तराखंड बहुत पूछा जाता है। अगला ये मत देने का अधिकार। मत देने का अधिकार न तो संवैधानिक अधिकार है, न ही मूल अधिकार है, बल्कि यह जो अधिकार है आपका स्टेचुटरी राइट है। संसद ने कानून बनाया है
और उस कानून के तहत इस अधिकार को प्रदान किया है, और वह कानून है जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951। कौन सा कानून है? जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951। अब आइए चरित्र को जाना जाए। यानी कि पहले क्या होता था, देखिए पहले उदाहरण भाई, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपका मिलेगा भाई, भले कोरिलेशन हो रहा है, चूंकि मतदान का अधिकार आ गया तो उसको बताया जा रहा है। कोरिलेशन में यही फायदा, यहाँ से भी एक क्वेश्चन मिलता है, जाकर आप देखिए, फिर एक बार इसको देखिए। आपका 2 पॉइंट बचा है। आपका प्रत्याशियों के पूर्व चरित्र को जानने का अधिकार कैसा अधिकार है? ये एक फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार है, और अनुच्छेद 19(1) में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ये अधिकार शामिल हैं। तो अगर कोई पूछे प्रत्याशी के बारे में जानने का अधिकार कैसा अधिकार है, तो मौलिक अधिकार मार कराइए, किस अनुच्छेद में समाहित है? अनुच्छेद 19(1)(a), स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब देखिए होता क्या था, आपका थोड़ा सतर्क रहना इतिहास से भी। जब भी कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता था तो अपनी आय, व्यय, संपत्ति और आपराधिक रिकॉर्डों को छुपा लेता था। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई मतदाता हैं, मतदाता को चुनाव करना है, तो कौन प्रत्याशी अच्छा है, कौन बुरा है, मतदाता तभी तो देख सकता है जब उनके पुराने चरित्र के बारे में मतदाता को पूरी तरह क्या हो, ज्ञान। अतः जितने प्रत्याशी हैं वे अपना करेक्टर लिखें पुराना, कितने मुकदमे हैं, कितने चल रहे हैं, कितने बचे हैं, कितने में फैसला आ गया, कितने में चार्जशीट लग गई, पूरा हिस्ट्री क्या करिए, शपथ पत्र पर लिखिए। दूसरा आय व्यय लिखिए, संपत्ति कितनी है ये लिखिए। और आपका तो लिखना शुरू किए, तुरंत इंटरनेट पर आ जाता है, अपलोड हो जाता है, और पेपर वाले दूसरे दिन छाप देते हैं पर्चा दाखिला के, क्योंकि पूरा चुनाव आयोग की वेबसाइट पर क्या है उपलब्ध कि कौन प्रत्याशी कितना अपराध किया है। दूसरी बात यह आई कि मोदी जी थे, आपका हमेशा दिग्विजय सिंह, कांग्रेस के और तमाम लोग हमेशा अटैक करते थे, ये विवाहित हैं, छुपा रहा है, और हमारे मौनी बाबा हमेशा क्या रह जाते थे, मौन। भाजपा वाले भी जवाब नहीं देते थे, क्योंकि जब बड़े वाले जवाब नहीं देंगे तो ये छोटे वालों की क्या औकात है जवाब देने की। ये पर्सनल मामला है, फालतू मामला है, और रोज दिग्विजय एक न एक सुराग छोड़ता था। अब तो अलग बात है। तो सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा आया, 2013 में आया, देखिए कि अगर आप विवाहित हैं तो स्त्री हैं तो पति का नाम लिखेगी, और पति हैं तो पत्नी का, और नहीं तो आपका चुनाव क्या हो सकता है, रद्द। तब मोदी जी को पीएम बनना था, तो 2014 के चुनाव में सबसे पहले उन्होंने अपनी पत्नी का नाम लिखा। तो जैसे ही नाम लिखा, मीडिया वाले 1 माह तक क्या दिखाते रहे, उनकी पत्नी को ही। चूंकि पीएम है और पीएम की पत्नी है, डाइवोर्स हुआ नहीं, तो ऐसी दशा में जितनी सुरक्षा पीएम की, उतनी सुरक्षा किसको मिलेगी, पत्नी की। तो आपका वो टेम्पू से चलती हैं तो एसपीजी वाले अगल बगल क्या करते हैं, 4 गाड़ी से, भाई वो भी परेशान, क्योंकि उनके पास तो गाड़ी है नहीं, तो उनकी सुरक्षा मिली है भाई। वास्तव में लीगल तौर पर तो पत्नी है ही, भले आप न मानिए, न कहिए अपने मुंह से, लेकिन कानूनी तौर पर लिखना तो पड़ा 2014 में। इतने दिनों से भाग रहे थे, यानी कि मौन क्या करना पड़ा। और उसके बाद खूब अटैक विपक्षी के, लेकिन कुछ बोले नहीं। एक दो और बता दिया जाए सिविल बात। हाँ चलिए, वो नहीं, देखिए भाई उससे हमें मतलब नहीं है, वो आप जानिए, आपका काम जाने भाई। एक दो और बता दिया जाए, 1-2 लाइन और लिस्ट लिखवाया जाएगा, तो उसमें पूरा लिस्ट हम लिखवाएंगे।
आपका शव को दफनाने का अधिकार भी सिविल वाद हो सकता है, माने मुकदमा किया जा सकता है। पूजा का अधिकार है, ये तो मूल अधिकार ही है। आपका देख ही रहे हैं 25 से लेकर कहाँ तक 28 तक आपका पूजा का अधिकार है, वो भी आपका मूल अधिकार है। तो इसके लिए भी सिविल वाद कह सकते हैं। विवाह विच्छेद के लिए मुकदमा, आपका विवाह माने प्रतिकर के लिए मुकदमा, साझेदारी, लेखा, वेतन बकाया है, क्षतिपूर्ति के लिए, किराया के लिए, जन्म तिथि में सुधार के लिए मुकदमा, इत्यादि, उत्तराधिकार के लिए